बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के पहले जो अभी आज के लेक्चर के पहले जो बात हुई थी बीजेटी, एफईटी में भी जेफेट, फिर मॉसफेट में डिप्लीशन टाइप, एनहांसमेंट टाइप। अब एकेटीयू के सिलेबस में बायसिंग सर्किट्स नहीं है बीजेटी की, है ना। बीजेटी या एफईटी की बायसिंग सर्किट्स को अभी हटा दिया गया है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल भी है। तो यहाँ पर जो वीडियोज है नॉर्मली एकेटीयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जो पढ़ते हैं उनको बायसिंग सर्किट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि डीसी बायसिंग मेथड्स जो बीजेटी में होते हैं उसको भी इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए, और बीजेटी एज एन एम्पलीफायर कैसे काम करता है उसके बारे में भी थोड़ी बात रखी जाए। तो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं एकेटीयू से रिलेटेड आज के समय में चूंकि सिलेबस में नहीं है, बाद में जब सिलेबस में आएगा तो इसको पढ़िएगा, लेकिन आप इसको वीडियो को देखिएगा, इससे आपको जानकारी ही मिलेगी। बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं इसको देखते रहें। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं बायसिंग सर्किट्स की, बायसिंग सर्किट मेथड्स की, और बीजेटी कैसे एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो अगर मैं बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाह रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई करूंगा बीजेटी को और उससे कुछ आउटपुट मिलेगा। अब देखो कोई भी हमारी सर्किट है उसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए या करंट को लिमिट करने के लिए रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर आरसी और आरई, कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल में दो रजिस्टर्स लगाए गए हैं, ठीक है। यह कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है जिसमें इमीटर टर्मिनल को आपने कॉमन किया है, ग्राउंड किया है। उसके रिस्पेक्ट में एक तो बेस पर आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो और दूसरे कलेक्टर टर्मिनल से आप आउटपुट ले रहे हो, इसी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आउटपुट जहां लेंगे वहां पर कोई लोड होगा। लोड का मतलब कोई डिवाइस है जो इस सिग्नल को फिर ऑब्जर्व करेगा, मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो ये जो लोड है इसको हम यहाँ पर एक उसके रजिस्टेंस RL से दिखा रहे हैं। इसी RL के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज V0 हमको मिलेगा, और VS हम यहाँ पर सोर्स वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को। यहाँ पर बेस को कोई डीसी सप्लाई नहीं दिया गया है, याद रखिए, है ना। अच्छा, आपको यह भी पता है कि जब हम कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस हम आउटपुट चाह रहे हैं, VC की कुछ वैल्यू हमको मिलेगी, तो आपको यह भी पता है कि जो हमारा वोल्टेज है VCC, है ना, उसको आप कलेक्टर टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं। कलेक्टर टर्मिनल पर VCC की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है। और यहाँ पर जो एरो है, दिस एरो शोज दैट दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। एरो बाहर की तरफ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का यही सिंबल होता है, बाहर की तरफ जो एरो होता है ना। तो ये इमीटर रीजन को शो करता है, ये कलेक्टर को, और ये बेस को शो करता है। लेकिन बेस पर कोई डीसी सप्लाई दिया है नहीं, कलेक्टर को तो डीसी देना ही पड़ेगा क्योंकि उसी से वो ड्राइव होगा। अब हम बात करते हैं काम की, है ना। एम्पलीफिकेशन के लिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखो ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए बेस इमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप है कम से कम उतने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स करो अगर आप देखें कॉमन इमीटर में, तो नी वोल्टेज के बाद आपका ट्रांजिस्टर ऑन होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। इसका मतलब इससे कम पोटेंशियल, है ना, जो भी 0.7 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट से कम पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा नहीं। क्लियर है कि नहीं? अब आपने VS अप्लाई कर दिया, VS इज एन AC सिग्नल। तो जब बेस इमीटर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे उस कंडीशन में बेस करंट मिलेगा, उसके पहले बेस करंट की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? बेस करंट की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ, सिग्नल के उस पोर्शन के लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, IC की वैल्यू भी वहां पर 0 होगी। और IC की वैल्यू 0 होगी तो उस कंडीशन में अगर हम इस पॉइंट का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आप इसी फार्मूले की सहायता से यहाँ पर KVL अप्लाई करके निकाल सकते हैं। उसके भी कुछ वैल्यू हमको मिलेगी जिसके बारे में आगे हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी भी जो बात है, IB से IC कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हमको क्या पता है, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB होता है ना। बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, तो IC की वैल्यू क्या होगी आप बताओ, बीटा IB, है ना। तो IC की वैल्यू जो बीटा IB है, IB की वैल्यू जैसे से बढ़ेगी IC की वैल्यू भी बढ़ेगी, IB की वैल्यू 0 हो जाएगी तो IC की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, है कि नहीं। इसीलिए कह रहे हैं अगर IB, तो अगर VB हमारा जो है वो VK से कम है प्रैक्टिकली, या आइडियल अगर केस हम लेकर चले 0 से कम है, ऐसे कंडीशन में आउटपुट हमारा क्या आएगा,
आउटपुट करंट की वैल्यू 0 होगी क्योंकि इनपुट करंट की वैल्यू हमारी 0 रहेगी। अच्छा, आउटपुट में क्या मिलेगा इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम आउटपुट पोर्ट में केवीएल अप्लाई करें यहां से, है ना, आउटपुट पोर्ट ये है हमारा, इस पर केवीएल अप्लाई करें तो VCC माइनस ICRC, इसमें करंट IC है, और माइनस V0, इसके क्रॉस आउटपुट क्या है, V0 है पूरा। तो अब ये सेक्शन का पूरा आउटपुट V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो V0 की वैल्यू क्या आएगी, VCC माइनस ICRC होगा कि नहीं। यहाँ पर IC की वैल्यू क्या है, बीटा IB है, ये भी याद रखिएगा। तो अगर IB की वैल्यू 0 हो जाए तो IC की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। IC की वैल्यू 0 हो गई, खत्म हो गया, तो V0 की वैल्यू क्या मिलेगी, VCC मिलेगी, पहली चीज, है ना। एक तो ये समझ में आ रहा है। दूसरा क्या समझ में आ रहा है, अगर IB इंक्रीज होगा, मान लीजिए IB पॉजिटिव वैल्यू कुछ मिली, तो IB की वैल्यू जैसे से बढ़ेगी IC की वैल्यू भी बढ़ेगी। IC की वैल्यू बढ़ेगी, उस कंडीशन में V0 हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा भाई, क्योंकि IC बढ़ रहा है तो बढ़ी हुई क्वांटिटी को आप माइनस कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है V0 हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा। और अगर IB की वैल्यू कम होगी तो IC भी कम होगी, IC कम होगी तो VCC की वैल्यू, V0 की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। इज इट ओके और नॉट, यस वेरी ओके, है ना। तो इस तरह से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर IB की वैल्यू, मतलब इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो इनपुट करंट बढ़ेगा, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, है ना। ये बात भी आपको दिमाग में याद रखनी है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं आइडियल केस ही लेकर चलूं और VB की वैल्यू 0 हो जाएगी इस केस में, उस केस में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पर इनपुट करंट मिलेगा, तो इनपुट करंट आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो होगी, है ना। जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब IB बढ़ रहा है तो IC भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि IC क्या होता है, बीटा IB, तो IC भी बढ़ेगा। IC बढ़ा तो अभी बात हुई थी ना, जैसे जैसे IC बढ़ेगा VCC की वैल्यू कम, VCE की मतलब V0 की वैल्यू कम होगी हमारी, है कि नहीं। तो V0 की वैल्यू डिक्रीज होगी इस फार्मूले से, V0 इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, तो V0 की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आपको यह भी पता है जब आपने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, इनपुट करंट की वैल्यू 0 थी, उस समय V0 की वैल्यू क्या मिल रही थी, VCC, तो अभी VCC मिल रही थी, है ना। जैसे जैसे करंट की वैल्यू यहाँ बढ़ती गई ना, वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो VCC से वो वैल्यू डिक्रीज होगी एक पीक तक, जहां तक IC की वैल्यू बढ़ी वहां तक VCC की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पर डिक्रीज नेगेटिव साइकिल में। और उसके बाद जैसे जैसे IC की वैल्यू डिक्रीज होगी और 0 होगी, ये वैल्यू फिर बढ़कर कहाँ पहुंच जाएगी, VCC पर पहुंच जाएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अब देखो इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल, इसके लिए ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, ये पी टाइप है यहाँ बीच में, तो पी को आप पॉजिटिव वोल्टेज दोगे, है ना। तो नेगेटिव वोल्टेज पर ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा तो IB की वैल्यू 0 हो गई, तो सेकेंड साइकिल में IB कुछ मिल नहीं रहा है, इसको क्रॉस से यहाँ दिखाया गया है, मतलब ये पोर्शन क्लिप हो रहा है हमारा। तो उस कंडीशन में IC का भी वो पोर्शन क्लिप हो जाएगा, क्योंकि IC इज इक्वल टू बीटा IB, तो IB 0 है तो IC भी 0 हो गया, तो इस पोर्शन पे IC 0, IC 0 है, IB 0 IC 0 है, तो उस कंडीशन में V0 क्या मिलेगा, VCC के बराबर, तो V0 हमारा VCC के बराबर मिल रहा है ना। लेकिन अब हुआ क्या यहाँ पर कि अगर हमने बेस पर DC पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, केवल डायरेक्ट AC हमने दे दिया, तो प्रॉब्लम क्या आई, एक साइकिल तो आपको मिल रहा है आउटपुट में, दूसरी साइकिल क्लिप हो जा रही है, मतलब जो सिग्नल आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो डिस्टार्ट हो जाएगा, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होगा आउटपुट में, है ना, जिस एंड पर आप सेंड करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें DC बायस करना पड़ेगा, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है नीड ऑफ DC बायसिंग, है ना। क्या है ये, नीड ऑफ DC बायसिंग, क्लियर है कि नहीं, यस वेरी क्लियर। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें DC बायस करना पड़ेगा, सो दैट दो पर्पज है, पहला कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है, जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज, है ना, वो इनपुट वोल्टेज कट इन वोल्टेज से ज्यादा हो हमेशा, इसके लिए प्रयास करेंगे, अभी आगे देखेंगे कैसे होगा, है ना, ताकि ट्रांजिस्टर हमारा दोनों साइकिल के लिए हमेशा ऑन बना रहे, कहीं भी ऐसे कोई दिक्कत ना है। दूसरा, ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में हमेशा काम करता रहे, है ना, ताकि एक अच्छा एम्पलीफायर की तरह वो काम कर सके। तो एक्टिव रीजन में क्यों काम करना है उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है कि ट्रांजिस्टर जो हमारा है वो DC बायस न करने की वजह से
जो आउटपुट है हमारा वो पूरा नहीं मिल रहा है, सिग्नल का कुछ पोर्शन डिस्टार्ट हो जा रहा है। अब इसको समझने के लिए हम इस तरह से, तो एक सर्किट है हमारे पास, यहाँ पर VCC हमने अप्लाई किया है, इसमें करंट IC फ्लो हो रही है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया, अब हम DC बायस कर रहे हैं इसको, है ना, हमने DC बायस कर दिया, कुछ बेस वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया, उसकी वजह से हमें कुछ बेस करंट मिलेगी। इसके बाद हम लोग ऐसे ही इस पर सुपर इम्पोज करेंगे, उसकी बात हम लोग करेंगे। अगर हम आउटपुट सर्किट की बात करें, अच्छा देखो, इनपुट साइड में IB हमारा फ्लो होगा, IB की वजह से हमको IC भी मिलेगा, तो इसकी बात हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं। मेन ये बात करें कि IC अगर हमारा फ्लो होगा तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट VCE मिलेगा। तो VCE की वैल्यू VCC माइनस IC RC माइनस VCE इक्वल टू 0, KVL अप्लाई करने पे ये मिलेगा, है ना। यहाँ से चलिए, प्लस VCC माइनस IC RC माइनस VCE इक्वल टू 0। तो यहाँ से IC इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, IC इक्वल टू -1/RC VCE एक वेरिएबल हो गया, प्लस VCC अपन RC दूसरा वेरिएबल हो गया। क्लियर है, ये हमको मिलेगा। तो इसको, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये एक लाइन का इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा इक्वेशन है, दिस इज शोइंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दिस इज नोन एज DC लोड लाइन, है ना। अब कुछ चीजें कर देते हैं, अगर IC की वैल्यू हम 0 कर दें तो VCE की वैल्यू क्या मिलेगी, VCC के बराबर मिलेगी। आप सॉल्व करके देखिए, है ना। और अगर VCE की वैल्यू 0 कर दें, इसको 0 कर दें, तो IC की वैल्यू VCC अपन RC मिलेगी। दो चीजें मिल गई, मतलब ये 2 पॉइंट हमको मिल गए। इसकी सहायता से आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमको पता है ना, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है, यहाँ पर DC लोड लाइन हमने ड्रॉ किया, ये जो वैल्यू है ये है VCC अपन RC। देखो, जब हमने VCE की वैल्यू 0 रखी थी, तो VCE 0 कहाँ, ये VCE का लाइन है, तो VCE 0 इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर IC की वैल्यू VCC अपन RC ये हमको मिला है ना। इसको आप IC कह लीजिए, है ना, IC इज इक्वल टू VCC अपन RC। और जब हमने IC की वैल्यू 0 रखी, अभी इस वाली लाइन को देखिए, तो उस समय VCE की वैल्यू VCC आई है। 2 पॉइंट हमको मिले, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये स्ट्रेट लाइन खींच दिया, तो ये इस पूरे को ना कई पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ये कितने पॉइंट्स पर कट करेगा, ये जो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ये तो कुछ वैल्यूज को लेकर बनाते हैं, बट देयर आर इनफाइनाइट लोड लाइन पॉसिबल, है ना, इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉसिबल। इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स भी यहाँ पर पॉसिबल होंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर पॉसिबल हैं, है कि नहीं। अगर इसको ठीक से देखें तो इतने सारे पॉइंट्स पॉसिबल हैं। अगर इतने सारे पॉइंट्स पॉसिबल हैं, कि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से सारे पॉइंट्स पर के लिए आप इनपुट अप्लाई करेंगे और उसके लिए कुछ इनपुट आउटपुट मिलेगा। अब मान लीजिए हम इस क्यू पॉइंट पर बात करते हैं, ये क्यू पॉइंट है क्या, यहाँ से अगर देखें तो ये VCE की वैल्यू है इस पॉइंट पर, और इधर पीछे जाए तो IC की वैल्यू है। तो IC की वैल्यू काफी हाई है और VCE की वैल्यू काफी लो है। अब इस पॉइंट पर अगर हमें आउटपुट मिलेगा, है ना, ये हमारा आउटपुट है, तो ये आउटपुट का कुछ पोर्शन क्लिप हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम करंट तो इतनी ही फ्लो हो सकती है, इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं होगी। इसके ऊपर वाला जो सिग्नल का पोर्शन है दैट विल बी क्लिप्ड, है ना, वो आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हम जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हमने क्यू पॉइंट मान लीजिए सेलेक्ट किया, ये वाला पॉइंट, है ना, इस पॉइंट पर, ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम एम्पलीफिकेशन करवाएंगे, यहाँ पर VCE की वैल्यू काफी ज्यादा है और IC की वैल्यू काफी कम है ना। इस पर अगर हम एम्पलीफिकेशन करवाएंगे तो आपको पता है IB इज इक्वल टू 0 पर तो करंट 0 हो जाएगी, आउटपुट मिलेगा नहीं, तो ये पूरा पोर्शन आपका क्लिप हो जाएगा। क्लिप का मतलब वो आउटपुट में मिलेगा नहीं, तो सिग्नल दोनों ही कंडीशन में रिस्टार्ट होगी। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारा क्यू पॉइंट ऐसा सेलेक्ट हो, ये जो क्यू पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें हमारा क्यू पॉइंट इस तरह से सेलेक्ट हो सो दैट कि मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन हो पाए। तो कैसे हो पाएगा, इसका मतलब हम इधर के क्यू पॉइंट्स को न लें या इधर के क्यू पॉइंट्स को न लो, मिड के क्यू पॉइंट्स को सेलेक्ट करें, तो क्या फायदा होगा, मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन मिलेगा विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, है कि नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाएंगे, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। और इसका जो और बेनिफिट है वो क्या है कि
आप सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए सारे पैरामीटर्स को सेट कर पाएंगे। अब कौन सा ये है, ये क्यू पॉइंट है। इस क्यू पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करें हम, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली VCC बाई 2। इधर देखें, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली IC सेट, जो हमारा IC की मैक्सिमम वैल्यू आई थी उसके बटे 2 बाई 2। क्लियर है कि नहीं है? मतलब ये मिड पॉइंट, तो हम क्यू पॉइंट को हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं सो दैट कि जो हमारा ये है क्यू पॉइंट है वो एक्टिव रीजन के मिड में एकदम आए, एक्टिव रीजन के एकदम मिड में मिले, तो उससे क्या होगा, एम्पलीफिकेशन मैक्सिमम उनको मिलेगा। इज इट ओके और नॉट? तो हमें क्या करना है, हम डीसी बायस इस तरह से करेंगे सो दैट कि हमारा क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन के एकदम मिड में आए। तो जो हमारे दो पॉइंट्स थे उनकी हम बात कर लेते हैं वापस चलकर, है ना। पहला पॉइंट क्या था कि इनपुट वोल्टेज कट इन वोल्टेज से ज्यादा हो जाए, तो ये तो हमारा अभी उस पर बात करेंगे थोड़ा सा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो एक्टिव रीजन में लाई करे, तो एक्टिव रीजन के मिड में क्यू पॉइंट हमारा हो जाएगा। इस तरह से हम डीसी बायस करने से फायदा मिलेगा। पहला वाला पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। देखो हमारा आईबी हमारा कोई करंट इस तरह से है ना, आईबी जो करंट हमारी फ्लो होगी। अब ये मान लीजिए ये +2 माइक्रो एम्पियर से -2 माइक्रो एम्पियर, -2 माइक्रो एम्पियर तो लेगा नहीं ऐसे डायरेक्ट। हम क्या करें, हम इसको इस पूरी साइकिल को इंप्लीमेंट कराने के लिए हम डीसी बायस कर देते हैं। मान लीजिए डीसी करंट की जो वैल्यू है वो 5 माइक्रो एम्पियर है। अब 5 माइक्रो एम्पियर में आप इस सिग्नल को ऐड करिए जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 माइक्रो एम्पियर है और मिनिमम वैल्यू -2 माइक्रो एम्पियर है। तो जब इसको आप ऐड करेंगे 5 माइक्रो एम्पियर में, तो अब मैक्सिमम वैल्यू आप बताओ कितनी हो जाएगी। दिस विल बी 5 + 2 7 माइक्रो एम्पियर और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 - 2 दैट इज 3 माइक्रो एम्पियर +3 माइक्रो एम्पियर। तो दोनों ही साइकिल में पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है कि नहीं है। इस पॉजिटिव वैल्यू मिलने की वजह से क्या होगा, जो हमारा एम्पलीफिकेशन अब दोनों ही साइकिल का होगा। तो हमें दोनों ही साइकिल, तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हमारा एक साइकिल खत्म हो जा रहा था, है ना, इसकी हम लोग बात कर रहे थे। एक साइकिल देखो यहाँ पर गायब हो गया। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम कोई डीसी वोल्टेज भी हम अप्लाई कर दें इस पॉइंट पर और उसके ऊपर हम एसी को सुपर इम्पोज कराएं, तो क्या हो जाएगा, आपको ये दोनों ही साइकिल आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो इस तरह ये मेन वजह थी, ये मेन दिस वाज द मेन रीजन व्हाई वी यूज डीसी बायस, है ना। हमने डीसी बायस किया क्यों, बीजेटी को डीसी क्यों बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, ये है हमारा। तो अब डीसी लोड लाइन की अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें क्यू पॉइंट होता है। ये क्यू पॉइंट हमारा क्यू पॉइंट आईसी और वीसीई का कॉम्बिनेशन होता है। आईसी जो हमारी वैल्यू है वो भी अगर मिड में लाई करे मैक्सिमम वैल्यू की आधी, और वीसीसी अगर मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो, ऐसी कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, हमको बेस्ट एम्पलीफिकेशन मिलेगा। इसलिए एक्टिव रीजन के मिड में हमारा क्यू पॉइंट होना चाहिए। तो अगर हम ट्रांजिस्टर डीसी बायसिंग की बात करें तो अलग अलग तरह के हम बायसिंग सर्किट्स करेंगे जिनकी सहायता, बायसिंग सर्किट का मतलब अलग अलग तरीके से हम बेस पर डीसी वोल्टेज अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और ये डिफरेंट जो सर्किट्स होंगे उसकी फिर स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि वो कितना स्टेबल है सर्किट, इज इट ओके और नॉट, है ना। तो जो बायसिंग हम की टेक्निक्स को हम यूज कर रहे हैं, दिस इज नोन एज ट्रांजिस्टर डीसी बायसिंग मेथड्स, है ना। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, इस पर अभी आगे बात करेंगे। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बीजेटी की बायसिंग को अफेक्ट करते हैं। अब जब हम बायस कर देंगे तो पहला चीज ये है कि भाई बीजेटी में आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, रिवर्स लीकेज करंट, है ना। ICB0 होता है, ICE0 होता है, और आप ICB0 को IC0 सीधे लिख दीजिए इन जनरल, है ना। ये हमारा होता है। और आपको पता है कि जो हमारा ICB0 या ICE0 है, ये जो हमारे करंट वैल्यू है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। 10 डिग्री राइज हो जाए टेम्परेचर में तो वैल्यू डबल हो जाती है ना। इसके बारे में हमने डायोड में एक वीडियो बनाया था, वहां पर जो सेकंड या थर्ड वीडियो उसको आप देखिएगा, तो वहां पर बात करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स में किस तरह से बदलाव आते हैं। इसके अलावा जो हमारा नी वोल्टेज है दैट आल्सो डिफर्स, है ना, वो भी डिफर होता है। नी वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती है। ये सारी वजह है जिसकी वजह से जब टेम्परेचर बदल जाता है तो जिस कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर के लिए हमने कोई सर्किट डिजाइन की थी वो पैरामीटर्स बदल जाते हैं, आउटपुट करंट चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से लोड पर जो वोल्टेज आपको मिलना चाहिए उस वोल्टेज में वेरिएशन आने लगता है। दिस इज द प्रॉब्लम कि हमें कौन सी बायसिंग सर्किट यूज करनी चाहिए उसके बारे में भी बात करनी पड़ती है। तो ये फैक्टर है टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर है। तो एक तो
अगर हम स्टेबलाइजेशन की बात करें तो क्या क्या है स्टेबलाइजेशन में रिक्वायरमेंट? पहला क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी। आईसी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दिस इज द रीजन वाई वी यूज स्टेबलाइजेशन। क्यों हम स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं? ठीक है, इसके अलावा बीटा, वीबी, आईसी और लीकेज करंट, इन सब ये सब इंडिविजुअल जो है हमारे पैरामीटर्स, ये भी टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। और थर्मल रन में भी होता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाने पर एक समय के बाद आपका जो ट्रांजिस्टर है उसमें ब्रेकडाउन अकर हो सकता है। दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे? हम सर्किट को स्टेबलाइज करने का प्रयास करेंगे सो दैट कि इन सब पे डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाए। उसके लिए हम अलग अलग सर्किट को पढ़ते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया है ना कि हमारा जो बीजेटी है ना, उसका ऑपरेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब देखो, कलेक्टर करंट को अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कॉमन इमीटर में, चूंकि हम लोग नॉर्मली बायस करते हैं। और कॉमन इमीटर में क्यों बायस करते हैं? तो बीजेटी का जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई, उसमें आप लोग एक बार उस वीडियो को देखिएगा। उसमें तीनों ही बायसें, तीनों ही कॉन्फ़िगरेशंस को, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, तीनों को ही कंपेयर किया गया है। एंड हमने उसमें देखा कि कॉमन इमीटर का जो पावर गेन है वो सबसे अच्छा है ना। इसका मतलब वो एक अच्छा एम्पलीफायर है, या एम्पलीफायर की तरह यूज किया जा सकता है। वो बढ़िया बायसिंग सर्किट है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो उसका जो इक्वेशन था वो क्या था? आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आईसी ई नॉट। और आईसी ई नॉट क्या होता है? 1 प्लस बीटा आईसी बी नॉट। तो हमने सीधे सीधे लिख दिया आईसी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा आईसी बी नॉट, है ना। ये भी जो आपके इक्वेशन है दोनों, वहां पर आपको मिलेंगे। आईसी बी नॉट हमारा क्या है? आईसी बी नॉट एक हमारा छोटी करंट की वैल्यू है, और एक टेम्परेचर जैसे से वेरी होगा ये भी वेरी होगा, क्योंकि लीकेज करंट है, रिवर्स करंट है। ठीक है, तो अब हमारा एम ये है कि हम इस करंट को मिनिमाइज करने का प्रयास करें। मतलब आप 1 प्लस बीटा के साथ जो मल्टीप्लाई होकर आउटपुट में मिल रहा है, इतना सारा करंट में वेरिएशन ना हो जाए। मान लो आईसी बी नॉट 20 माइक्रो एम्पियर है और बीटा की वैल्यू मान लो 100 है, तो ये आपका 2 मिली एम्पियर का वेरिएशन मिल रहा है। आप 1 प्लस बीटा इंटू आईसी बी नॉट करो तो ये 100 को 20 माइक्रो एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मिली एम्पियर का एक लार्ज करंट डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम व्हाई वी यूज स्टेबलाइजेशन, है ना। हम स्टेबलाइजेशन क्यों करते हैं? तो स्टेबलाइजेशन का इसका मतलब अगर हम सर्किट को बायस करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी को भी चेक करना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे? तो हम ये चाहते हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? अगर आईसी बी नॉट 20 माइक्रो एम्पियर का कोई चेंज मिल रहा है तो आईसी में उसकी वजह से 2 मिली एम्पियर का चेंज मिलेगा। दिस इज रॉन्ग, है ना, ये तो ठीक है नहीं। हम क्या करेंगे? हम इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि आईसी बी नॉट में अगर 20 माइक्रो एम्पियर का चेंज आ रहा है तो उतना ही चेंज आईसी में मिले, मतलब 20 माइक्रो एम्पियर, दिस इज 0.02 मिली एम्पियर, है ना, इतना ही चेंज हमको मिले, बीटा से मल्टीप्लाई होकर ना मिले। तो अगर ये चेंज हमारा कम हो जाएगा आईसी आउटपुट करंट में, तो क्या हो जाएगा? आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस एक तरह से खत्म हो गया। इस तरह से हम बायस करें कि जो आईसी में हमारा चेंज है और आईसी नॉट में जो चेंज है वो बराबर हो जाए, बीटा पर डिपेंड ना करे, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था? आईसी में जो चेंज था, आईसी नॉट में जो चेंज था, वो बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर आईसी में मिल रहा था। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि दोनों के जो चेंज है आपस में बराबर हो। क्लियर है कि नहीं? इस फैक्टर को हम मेजर करने के लिए हम स्टेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लीकेज करंट। लीकेज करंट में कितना चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में कलेक्टर करंट में कितना चेंज हो रहा है, इसी को हम स्टेबिलिटी फैक्टर कहेंगे। अब आप ये बताओ, दोनों बराबर होने चाहिए, अभी बात कर रहे थे। तो आइडियल केस में इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और गुड बायसिंग सर्किट के लिए ये वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से कम ही रहनी चाहिए, है ना। ये वैल्यू बहुत ज्यादा आती है कई सर्किट्स में, उसको आगे अभी हम देखेंगे, है ना। लेकिन इसकी वैल्यू 10 से कम आए तो एक बहुत बेहतरीन हमें सर्किट मिलती है। क्लियर है? ओके, तो इस पर हमको काम करना है। तो डी आई सी अपॉन डी आई सी नॉट, इसको जरा और हम कायदे से सॉल्व करें, क्योंकि आईसी नॉट जो करंट है वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर होता नहीं, मिलेगा नहीं हमको। तो हमें ना आईबी और आईसी के टर्म में, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर बायस करेंगे उसमें हम आईबी को मेजर कर सकते हैं, आईसी को मेजर कर सकते हैं, है ना। तो आईबी और आईसी जो करंट है उस फॉर्म में हम स्टेबिलिटी फैक्टर को मेजर करने का प्रयास करें। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा आईसी नॉट। क्लियर है? हम आईसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा? डी आई सी अपॉन डी आई सी इक्वल टू डी अपॉन डी आई सी
ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना इसका। अब इसको यहाँ पर DIC अपन DIC 1 हो गया। इधर देखो, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो बीटा इंटू DIB अपन DIC प्लस 1 प्लस बीटा को बाहर करो, DIC नॉट अपन DIC। क्लियर है कि नहीं? यस, वेरी क्लियर। अच्छा, अब जरा देखो, DIC अपन DIC नॉट S है, तो यहाँ इसका उल्टा है, DIC अपन DIC नॉट S है। DIC नॉट अपन DIC क्या हो जाएगा बताओ? 1 अपन S हो जाएगा। यहाँ 1 अपन S रख दे तो 1 प्लस बीटा अपन S हो गया, ये बाकी सब वैसे ही रहेंगे, है ना। तो 1 प्लस बीटा अपन S की वैल्यू अगर हम लिखें, दिस इज 1 माइनस बीटा, ये वाला टर्म जाके इधर माइनस हो गया, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस बीटा DIB अपन DIC। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, है ना, क्योंकि हमें S निकालना है, तो इसको हम उल्टा कर दें, S अपन 1 प्लस बीटा इक्वल टू ये 1 अपन पूरा टर्म आ जाएगा, 1 अपन 1 माइनस बीटा DIB अपन DIC। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस बीटा इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो विल गेट 1 प्लस बीटा अपन 1 माइनस बीटा DIB अपन DIC। दिस बिकम्स द स्टेबिलिटी फैक्टर। अब ये स्टेबिलिटी फैक्टर को हम सारी सर्किट में अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि स्टेबिलिटी फैक्टर कौन सी सर्किट का ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अगर स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा 1 के क्लोज आएगी तो बहुत अच्छा स्टेबल सर्किट है, अगर 10 के ऊपर आएगी तो मॉडरेट कर सकते हैं, अगर 25 के ऊपर आता है तो वर्स्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? वर्स्ट स्टेबल। तो अगर एक अच्छे स्टेबल सर्किट की हम बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपन 1 माइनस बीटा DIB अपन DIC शुड बी इक्वल टू 1। तो 1 प्लस बीटा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस बीटा DIB अपन DIC। क्या समझ में आ रहा है? मतलब 1 तो दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? इधर बीटा इधर बीटा, बीटा को हटाओगे तो क्या मिला? DIB अपन DIC इज इक्वल टू -1। तो अच्छे बायसिंग सर्किट के लिए बेस करंट और चेंज इन बेस करंट टू चेंज इन कलेक्टर करंट रेशियो शुड बी -1, है ना, ये होना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? तो अब DC बायसिंग टेक्निक्स की बात करें तो 4 तरह की DC बायसिंग सर्किट्स हैं जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर हम BJT एम्पलीफायर की बात करें, है ना, तो एक BJT एम्पलीफायर हमारा, अब उसको हम DC बायस करें, तो अब DC बायस हमने कैसे किया? हमने यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेज R1 और R2 लगा दिया और उसको भी हमने वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, तब ये DC वोल्टेज यहाँ पर जनरेट होगा। यहाँ पर DC वोल्टेज कुछ वैल्यू होगी और हम एक AC वोल्टेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो हम जब DC वोल्टेज के ऊपर AC को सुपर इम्पोज करेंगे तो AC के फ्लो के लिए कैपेसिटर हमको लगाना पड़ेगा। तो ये इनपुट कपलिंग कैपेसिटर है। कपलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये DC और AC सिग्नल्स को कपल कर रहा है। इसी तरह से आउटपुट साइड में भी एक कपलिंग कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी जो आउटपुट से कपल्ड AC और DC में से AC को बाहर पास होने देगा। कैपेसिटर हमारा वो कंपोनेंट होता है जो AC को पास होने देता है ना, और DC को ब्लॉक करता है। तो DC पूरा ये इमीटर रेजिस्टेंस से होते हुए ग्राउंड हो जाएगी और AC हमारा RL पर चला जाएगा, है ना, कैपेसिटर के थ्रू। एक बाईपास कैपेसिटर में हमने लगा दिया कि कोई हमारा अगर AC कंपोनेंट उसमें फ्लो हो रहा है, दैट विल बाईपास थ्रू दी बाईपास कैपेसिटर CB। ओके, ये हमारा हो गया। तो अब इसको बायस हमने कर दिया, तो हमने वही बताया था ना कि बायस करने से मान लीजिए वोल्टेज 2 वोल्ट पर हमने बायस कर दिया। अब इनपुट वोल्टेज हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? +1 वोल्ट से -1 वोल्ट का एक सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। तो जब इनको हम दोनों सिग्नल्स प्लस होंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर प्लस होंगे, तो एक्चुअली में सिग्नल कौन सा पास होगा? ये जो सिग्नल हमारा पास होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 + 1 3 वोल्ट और 2 - 1 दैट इज 1 वोल्ट, है ना। दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो फिर IB दोनों ही पॉजिटिव मिलेगी, IB मिलेगी तो IC भी मिलेगा। एक चीज जो बात और हुई थी उसको भी देख लेते हैं। मतलब दोनों साइकिल पास होगी तो दोनों ही साइकिल IB की मिलेंगी, तो ये प्लस और ये माइनस हमारा हो गया। क्लियर है कि नहीं? दोनों साइकिल पास होगी तो IC की भी दोनों साइकिल पास होगी और बीटा से मल्टीप्लाई होके मिलेगा, मतलब IC एम्पलीफाई हो गया हमारा। तो करंट एम्पलीफिकेशन यहाँ पर हुआ। और आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे हमारा IC बढ़ेगा VCE की मतलब V0 की वैल्यू कम होगी, पीछे बात हो चुकी है। और जब IC की वैल्यू हमारी कम होगी फिर बढ़ेगी तो V0 की वैल्यू पहले बढ़ेगी फिर डिक्रीज होती चली जाएगी। इज इट ओके और नॉट? तो 2 चीजें यहाँ पर समझ में आ रही। पहली चीज, अगर हम एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट को देखें तो जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है VS, और जो आउटपुट करंट है, ये दोनों सेम फेज में है। मतलब पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मिल रहा है और नेगेटिव के लिए नेगेटिव मिल रहा है ना, ये सेम फेज में है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है एम्पलीफायर को,
उससे जो कलेक्टर करंट मिलता है वो सेम फेज में मिलता है। क्लियर है कि नहीं? यस। तो कलेक्टर करंट ICQ इज इन फेज विद द बेस करंट से सेम फेज में। दूसरा हमारा, अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो अब देखो, सोर्स वोल्टेज हो गया, आउटपुट करंट हो गया, और इससे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज जैसे जैसे IC की वैल्यू बढ़ रही थी, IV की वैल्यू कम, V0 की वैल्यू कम हो रही थी, और IC की वैल्यू कम हो रही थी तो V0 की वैल्यू बढ़ रही थी। और ये IC VS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या ये नहीं कर सकते कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है? पॉजिटिव हाफ के लिए नेगेटिव हाफ मिल रहा है, नेगेटिव हाफ के लिए पॉजिटिव हाफ मिल रहा है। सो ये क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ मिलता है। ये आउट ऑफ फेज कहा जाता है ना। तो हम बीजेटी को कॉमन इमीटर मोड में हम वोल्टेज इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा एम्पलीफायर तक यहाँ पर 4 तरह की बायसिंग सर्किट्स हैं, जिसके बारे में आगे हम अभी देखने वाले हैं। तो उस पर हम बात करेंगे कि ये चारों बायसिंग सर्किट किस तरह से काम करेगी, है ना। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग चारों बायसिंग सर्किट के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और उनका हम कंपैरिजन भी करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये सारे जो मैटर है, इंपॉर्टेंट मैटर, वो आपके सामने जल्दी जल्दी आते रहेंगे। आप इसको ठीक समय पर पढ़ पाएं, एग्जाम में ठीक ठीक लिख पाएं, आपको इसका बेनिफिट मिल पाए, इसी के लिए तो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। तो आपको ये समय से मिल पाए और आप अच्छे से इसकी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ले आए। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जल्दी फिर मिलने वाले हैं। आप सभी को नमस्कार।